Hello, Class 6 students. How are you all? I hope you are doing well. I am your English grammar teacher, Sila. Today, we are going to start with your 20th chapter, which is Short and Extended Composition. Let's get started. Picture-based composition. Picture-based compositions क्या होते हैं, स्टूडेंट्स? वो एक ऐसे compositions होते हैं जो हम पिक्चर को देखकर कंपोज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें यहाँ पर कुछ पिक्चर दी जाती है और उससे रिलेटेड हम कोई शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं. दिस इज व्हाट कॉल्ड शॉर्ट या फिर एक्सटेंडेड कंपोजिशन. आप शॉर्ट बनाएंगे तो शॉर्ट होगा, एक्सटेंडेड यानी कि बड़ी अगर स्टोरी बनाएंगे तो एक्सटेंडेड होगी. तो ये हुआ आपका मीनिंग शॉर्ट एंड एक्सटेंडेड कंपोजिशन का. अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम. A picture, they say, is worth 1,000 words. Well, a picture can also give rise to 1,000 words. We can take ideas from the picture and weave a story around whatever is shown in it. While we could describe the picture briefly, we can go beyond the picture and write a kind of essay, narrative or descriptive, using the picture as a prompt. Let us try writing a few compositions based on pictures. तो यहाँ पर हमें यही चीज बताई गई है कि पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है. उसके साथ में हम एक स्टोरी बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव कुछ भी लिख सकते हैं. और जरूरी नहीं है कि पिक्चर में जो दिया है आप उतना ही बनाएं, आप उससे आगे कंटिन्यू करके अपनी खुद की भी इमेजिनेशन से स्टोरी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं. तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, उसी से एक छोटा सा शॉर्ट कंपोजिशन आपको यहाँ दिया गया है. आइए उसे देखते हैं. अर्नव always loved the flute. He played it all day, anywhere and whenever he played it. We would all listen spellbound to the music that flowed. No one had taught him to play the flute. अब ये एक शॉर्ट कंपोजिशन है लेकिन ये इनकम्प्लीट है. आपको यहाँ पर कुछ डॉट 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 दी गई है ना, तो ये इनकम्प्लीट है. अब हम एक्सरसाइज देखेंगे. सेक्शन ए, complete the story of Arnav as if it were told by one of the boys listening to the boy playing on the flute. यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया वो स्टोरी इनकम्प्लीट थी, तो आपको कंप्लीट करनी है. किस तरीके से कंप्लीट करनी है? ऐसे करनी है कि उसके साथ में कोई लड़का खड़ा है, वो सुन रहा है और उसके पर्सपेक्टिव से आपको स्टोरी बतानी है. ठीक है. Try to imagine how Arnav might have found the flute and what he would be doing now as an adult. Remember that your composition must have at least 3 paragraphs. तो यहाँ पर आपको अर्नव वाली जो स्टोरी अभी हमने ऊपर पढ़ी है उसको कंप्लीट करना है एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से जिसमें एक लड़का जो वहीं पे सुन रहा है उसकी फ्लूट, वो स्टोरी बता रहा हो. यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि उसको फ्लूट कैसे मिली, उसने कैसे बजाना सीखा, फ्यूचर में एडल्ट्री के बाद में वो क्या कर रहा है, व्हेन ऑल दोस थिंग्स, जैसे भी आप इमेजिन करके लिखना चाहें आप कंप्लीट करेंगे. अब देखिए सेक्शन बी. Write a composition on how the polluted water of the river is affecting life in this village. Your composition must have at least 3 paragraphs. And ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी 3 पैराग्राफ्स आपके कम से कम होने चाहिए स्टूडेंट्स. यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिया गया है वाटर का, रिवर का, जो पोल्यूटेड है. तो उस पिक्चर को देखते हुए आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग स्टोरी लिखेंगे. अब यहाँ पर देखिए मैसेज राइटिंग. The telephone bell rings. Rakesh answers it. Mrs. Nair. Hello, Mrs. Nair here. May I speak to Mr. Agarwal? Rakesh. Hello, auntie. This is Rakesh. Sorry, mummy is not here. Is there any message for her? Mrs. Nair. Tell your mother that our language class will not be held today. It has been postponed to the 5th, that is Monday. I'll pick up your mother at 11:20 a.m. on that day. Also, we can go shopping after the class gets over. Rakesh. Okay, auntie, I'll do that. तो यहाँ पर हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पढ़ी है स्टूडेंट्स, किसके बीच में? मिसेस नैयर और राकेश के बीच में. अब हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. पहला देखिए सेक्शन सी. राकेश लीव्स अ मैसेज फॉर हिज मदर as he has to pick up some clothes from the dry cleaner's shop. Write down Rakesh's message. अब यहाँ पर आपको राकेश की तरफ से एक मैसेज लिखना है अपनी मदर को, जो उसको कन्वे करना था, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उसकी और नैयर आंटी के बीच में हुई थी वो. तो आप वो मैसेज यहाँ पर लिखेंगे. और वो मैसेज वो यहाँ पर इसीलिए लिख रहा है क्योंकि उसको एक ड्राई क्लीनिंग शॉप पर जाना है, तो उसे अपनी मैसेज
तो उसे अपनी मॉम को एक मैसेज ड्रॉप करना है। मैसेज में आप क्या मेंशन करेंगे, जो भी मिसेस नैयर और राकेश के बीच में बात हुई है कि उनकी जो मदर है उनकी लैंग्वेज क्लास पोस्टपोन हो गई है, वो अब मंडे को 11:20 पे होगी, शील पिक हर, और क्लासेस के बाद में दे विल गो फॉर शॉपिंग। ऑल दैट वॉट एवर दे हैव टॉक्ड, जो भी उनकी कन्वर्सेशन हुई है वो आप मैसेज में लिखेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे डायरी एंट्री के बारे में। मैसेज हम लोगों ने देखा ही है, प्रीवियस क्लासेस में भी हम लोगों ने सीखा है मैसेज राइटिंग, तो उसको आप अपने आप कंप्लीट करेंगे। अब हम डायरी एंट्री देखेंगे, डायरी राइटिंग देखेंगे। पहला पॉइंट देखिए, डायरी राइटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ राइटिंग। It is usually an account of the day's happenings. The writer's feelings about something are recorded in it. Since it is written after the incident has happened, it is written in the past tense. तो यहाँ पर आपको कुछ डायरी एंट्री के पॉइंट्स दिए गए हैं कि डायरी एंट्री जो होती है वो बाकी राइटिंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। वो हम यूजुअली लिखते हैं किसी भी डे में हमने क्या हैपनिंग हुई है, मतलब पूरे दिन भर में क्या हुआ है उसके बारे में लिखते हैं। उसमें राइटर की अपनी खुद की फीलिंग होती है, जो वो फील करता है वो सब लिखता है। ऑल्सो डायरी एंट्री हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि वो तब लिखी जाती है एट द एंड ऑफ द डे कि पूरा दिन कैसा रहा, तो वो एक पास्ट टेंस में लिखी जाती है। ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। इन योर डायरी एंट्री राइट, अब आपको यहाँ पर एक डायरी एंट्री लिखनी है, उसमें आप क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। डे, डेट, what you saw experienced, your reaction to what you saw experienced। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि आप डे और डेट लिखेंगे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या देखा वो लिखेंगे और उसके बारे में लिखेंगे। अब स्टाइल देखिए, किस स्टाइल में आपको लिखना है। राइट इन द फर्स्ट पर्सन, आपको फर्स्ट पर्सन के सेंस में लिखना है, जैसे कि आप अपने आप ही उस चीज को बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वैसे ही। सेकेंड पॉइंट देखिए, you may leave out the pronoun I, example, I'm really scared, I was punished and beaten up by father today, इस तरीके से। पॉइंट है चैटी फ्रेंडली लैंग्वेज, आपको फ्रेंडली लैंग्वेज में, चैटिंग चैटरी टाइप की लैंग्वेज में इस तरीके से लिखनी होती है। रेफर टू फ्रेंड्स, कंपनीज एक्सेट्रा, और हाउ यू वुड एड्रेस देम इन प्रेजेंट, एग्जाम्पल, ललित सेड पीटर फ्राइटन मी, लता पुश्ड मी अहेड। सो इसी तरीके से आप लिखेंगे। लास्ट आपका पॉइंट है स्ट्रेस ऑन फीलिंग्स, इमोशंस, रिएक्शंस रेदर देन ऑन द इवेंट इटसेल्फ। आपको इवेंट के बारे में तो बताना है, बट उससे ज्यादा आपको जो फील किया आपने, आपके जो एक्सपीरियंस थे, जो कुछ भी था, आपको उन पे ज्यादा एम्फसाइज करना है। इस तरीके से आप डायरी एंट्री करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, हैव यू ऑब्जर्व्ड अ ग्रोइंग बेबी, पेट और प्लांट, चूज वन, लिस्ट द पेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट एज पॉइंट्स। Now write a diary entry about 150 to 200 words about a few weeks of its development. So students, आपने किसी बेबी को, किसी एनिमल को या किसी प्लांट को ग्रो होते हुए देखा है? अगर देखा है तो आपको किसी एक को चूज करना है और उनकी डेवलपमेंट के बारे में लिखना है ओवर द वीक्स, मतलब कुछ फ्यू वीक्स की उनकी जो डेवलपमेंट रही होगी उसको ऑब्जर्व करके उसके बारे में लिखना है। आपकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 150 से 200 वर्ड्स के बीच में होगी। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, आइए उसे देखिए। 20th January 2024, we have been getting ready a pot ready for planting balsam seeds. We went to the nursery once, got, जो भी आप प्लांट आपने लिया होगा उसके बारे में लिखेंगे। 21st January, I put the seeds out in the sun for the whole day. In the evening, I, इसके बाद में आप आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए आपने यहाँ पर मेंशन किया कि आपने किस दिन पे क्या चीज खरीदी है। अब उसकी ग्रोथ के बारे में, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हम एक दिन नर्सरी गए थे, वहां से ये प्लांट लेकर आए। अब हम 20th को आप प्लांट लेकर आए, तो 21st को आपने सबसे पहले क्या किया, उसकी जो सीड्स थी उनको धूप में सुखाया। तो वो चीज आपने यहाँ पर लिखी है कि 21st जनवरी 20th को आप लेकर आए और 21st को आपने ऐसे ऐसे किया, फिर 22nd को आपने क्या किया आप वो लिखेंगे, 23rd को क्या किया। तो इस तरीके से आप उसकी प्लांट की ग्रोथ के बारे में लिखेंगे। तो ये आपका टास्क है, आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखिए सेक्शन ई, सपोज यू आर अ ब्रेव माउस, द नाइट यू लॉस्ट योर फ्रेंड and killed the snake, you returned and wrote a diary entry describing your feelings. Working in pairs, complete the diary. So students, यहाँ पे आपको सपोज करना है कि आप एक ब्रेव माउस हैं, ठीक है, लेकिन आपका एक फ्रेंड फॉर्चुनेटली यू लॉस्ट हिम एंड आपने एक स्नेक को भी साथ में मार दिया।
तो यहाँ पर आप अपनी एक डायरी एंट्री लिखेंगे अपने किसी भी फ्रेंड के साथ में मिलकर। उसमें आपको मेंशन करना है अपनी फीलिंग्स के बारे में कि हाउ यू लॉस्ट योर फ्रेंड, आपने एक ब्रेवरी से स्नेक को कैसे मारा एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड रिमेंबर आप एक ब्रेव माउस हैं, तो उस बेसिस पे आपको लिखना है। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करके दी हुई है, इसी तरीके से आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए देखिए। Thursday, February 25th, 2024. Oh, what a terrible night. I am really upset. बाकी आप अपने आप लिखेंगे, आपको पता ही है क्या लिखना है। There is only one. यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन दिया है और फिर इसे कंप्लीट करेंगे आप। तो इस तरीके से आप डायरी एंट्री करना सीख जाएंगे। अब देखिए पैराग्राफ राइटिंग। A paragraph is a distinct section of a written or printed text consisting of several sentences dealing with a single theme and starting with a new line. Writing tips. पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? पैराग्राफ राइटिंग ये है कि आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई स्टोरी कुछ भी एक पैराग्राफ में लिखते हैं, वो चीज आपकी पैराग्राफ राइटिंग है इन सिंपल वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ राइटिंग टिप्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला पॉइंट, sentences put together in a paragraph should relate to one another and be together as a collective unit and be together as a cohesive unit. So students, आप जब एक पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें एक या दो जितने भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं, तो वो सेंटेंसेस एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए और सेम मतलब साथ में ही होने चाहिए। ऐसे नहीं कि एक सेंटेंस अलग है और टोटली डिफरेंट ही सेंटेंस आपने एक ही पैराग्राफ में जोड़ दिया, वो रिलेटेड होने चाहिए एक दूसरे से। There should be one theme around which the whole paragraph revolves. That is the main idea. Other sentence in the paragraph provides details and examples और clarify the main idea. तो जो आपका पैराग्राफ हुआ वो एक सेम थीम पे ही बेस्ड होना चाहिए। उसमें फिर आप चाहें कुछ एग्जाम्पल्स डाल रहे हो या कुछ डिटेल्स डाल रहे हो या किसी और सेंटेंस को आप ऐड कर रहे हो, कुछ भी हो, बट सेम थीम से रिलेटेड ही हो। The sentence should be arranged in a logical order. और सेंटेंस जो होगा वो लॉजिकल ऑर्डर में ही होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना कि इंट्रोडक्शन, फिर मेन जो आप लिखते हैं वो, फिर कंक्लूजन, तो ये एक ऑर्डर होता है ना। हम ऐसे नहीं करते, हम पहले कंक्लूजन लिखते हैं, बीच में इंट्रोडक्शन, फिर बाकी का। तो एक लॉजिकल ऑर्डर होता है, तो उसी ऑर्डर में आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है। The initial sentence should arouse interest and serve as an introduction. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो इनिशियल सेंटेंस होते हैं, जो इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग के सेंटेंसेस जो होते हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो इंट्रोडक्शन हो और वो एक इंटरेस्ट अराउज करे लोगों में आगे के लिए पढ़ने के लिए। सो लास्ट जो आपका सेंटेंस है वो है कि सेंटेंस जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, निटेड और यूनिफाइड होना चाहिए फैशन में। बेसिकली क्लैरिटी मिलनी चाहिए आपके वर्ड्स में कि आप क्या कहना चाहते हैं। अब देखिए एक्सरसाइजेस। सेक्शन एफ, राइट अ पैराग्राफ ऑन टेलीविजन इज हार्मफुल यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है और उसका टाइटल क्या है? टेलीविजन इज हार्मफुल। यहाँ पर आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं, उनकी हेल्प से आप पैराग्राफ लिखेंगे। आइए हिंट्स देखें। वी आर बिगिनिंग टू फॉरगेट दैट, we are beginning to forget what we did before and before we had. We used to read books and listen to music before the introduction of TV. We rush home from school and offices, gulp food and sit in front of the TV. We thus neglect other interests. We become lazy and sit glued on the TV instead of going out for exercise, etc. We are exposed to bad movies, commercial, violence, etc. तो ये आपके कुछ हिंट्स हैं, इनको यूज करके आप पैराग्राफ लिखेंगे टेलीविजन इज हार्मफुल इस टॉपिक पर। अब देखिए सेक्शन जी, वेजिटेरियन फूड इज मोर होलसम देन नॉन वेजिटेरियन फूड। Study the following notes and write a few sentences on the benefits of vegetarian food. अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आप वेजिटेरियन फूड की के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, उसको नॉन वेजिटेरियन फूड्स के कंपैरेटिवली सुपीरियर बताते हुए। यहाँ पर आपको हिंट्स दिए गए हैं, आइए उन्हें देखिए। चीपर, रिलीजियस रीजंस, इनह्यूमन टू किल एनिमल्स फॉर फूड, वेजिटेरियन डाइट हेल्दियर, हैज मोर फाइबर, लेस फैट, salt and sugar. Growing vegetables better than raising vegetables eating animals. Growing vegetables needs less space than raising
then raising animals for food। तो ये आपके कुछ हिंट्स हैं, इन पर आप पैराग्राफ लिखेंगे। अब आगे देखिए नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, आइए देखिए। अ नोटिस इज रिटन और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन। इट इज यूजुअली पुट इन अ पब्लिक प्लेस। इन स्कूल्स देयर आर notice boards where the notices are printed so that all the students can read them. In fact, a notice is a short announcement of an official information. एक नोटिस क्या होता है स्टूडेंट्स, नोटिस आपका होता है जिसमें एक सर्टेन इंफॉर्मेशन या कोई अनाउंसमेंट होती है, वो मोस्टली पब्लिक प्लेसेस पे ही होता है। एग्जांपल आपके स्कूल्स में भी होता है, जो जिसे आप नोटिस बोर्ड कहते हैं, उस पे किसी ना किसी तरीके की कोई अनाउंसमेंट या कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आइए उसका फॉर्मेट देखें। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोटिस आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। हेडिंग, जो भी आपकी हेडिंग होगी जिस बारे में आप नोटिस लिख रहे हैं। नोटिस और हेडिंग के बीच में लेफ्ट साइड में आप डेट ऑफ इशू लिखेंगे कि ये नोटिस किस दिन इशू हुआ है। उसके बाद में आएगा मैटर। तो हमारी पहली लाइन क्या थी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके बाद में आप लिखेंगे नोटिस सेकेंड वाली लाइन में। थर्ड वाली लाइन में लेफ्ट साइड आपने लिखा डेट ऑफ इशू। फोर्थ लाइन में आप लिखेंगे हेडिंग, जिस चीज के बारे में ये नोटिस है। उसके नेक्स्ट लाइन से आप मैटर लिखेंगे, जो भी आपका मैटर है, जिस बारे में नोटिस है, जो आपको लिखना है वो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे साइन, आपका सिग्नेचर होगा। और डेजिग्नेशन आप अपनी लिखेंगे, आप जिस भी पोस्ट पर हैं आपकी जो डेजिग्नेशन है वो। तो ये है फॉर्मेट आपका नोटिस का, नोटिस राइटिंग का। अब एग्जाम्पल देखिए एक और। यू आर निकिता, द कैप्टन ऑफ योर स्कूल्स एथलेटिक्स टीम। द स्पोर्ट्स क्लब is organizing 100 meter and 200 meter races. Prepare a notice to inform the students and ask them to participate. आपका नाम निकिता है, आप ये इमेजिन करेंगे, और आपकी जो डेजिग्नेशन है वो है कि आप कैप्टन हैं अपने स्कूल के एथलेटिक्स टीम के। तो यहाँ पर आपका जो स्कूल का स्पोर्ट्स क्लब है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है 100 और 200 मीटर की रेस। तो यहाँ पर आपको एक नोटिस लगवाना है जिसमें आप बताएंगे उस कंपटीशन के बारे में। तो आइए देखिए इसका एग्जाम्पल। बिरला स्कूल नैनीताल, नोटिस डेट ऑफ इशू है आप 18 दिसंबर 2024। 100 एंड 200 मीटर रेस, ये आपका मेन जो टॉपिक है या जो हेडिंग है जिसको आप कहेंगे आपके नोटिस की, वो हो गई। अब यहाँ पर नीचे आप मैटर लिखेंगे। द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग 100 मीटर एंड 200 मीटर रेसेस। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। डेट 25 दिसंबर 2024। टाइम 9 AM to 12 PM। स्टूडेंट्स यहाँ पे AM की जगह PM आएगा। वेन्यू नेहरू स्टेडियम। एलिजिबल क्लासेस 6 to 8th। The students who want to participate in the race must give their names to the undersigned by 18th December 2024। निकिता, कैप्टन ऑफ स्कूल एथलेटिक्स टीम। तो ये आपका एक फॉर्मेट हुआ नोटिस राइटिंग का। अब देखिए एक्सरसाइजेस में आपका सेक्शन H। सपोज यू आर द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। प्रिपेयर अ नोटिस टू बी पुट अप ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एडवर्टाइजिंग द स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम स्प्रेडिंग स्वाइन फ्लू। अब यहाँ पर आप एक प्रिंसिपल अपने आप को इमेजिन करेंगे, अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस तैयार करेंगे। किस रिगार्डिंग में होगा वो नोटिस? स्वाइन फ्लू का जो स्प्रेड हो रहा है उसके रिगार्डिंग वो नोटिस होगा कि बच्चों को कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको नोटिस का एक पैम्पलेट दिया गया है, उस पर नोटिस लिखा है, तो आप उसे कंप्लीट करेंगे अपने आप। अब देखिए लेटर राइटिंग। कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज। One major way of communicating with people is through letters. These are our messages, thoughts, and feelings that are conveyed to other people. There are many types of letters as there are different reasons to write them. All of us write letters. They are written for various reasons: to exchange news, to inform, to invite, to ask for permission, to order things, etc. हम में से हर कोई लेटर्स लिखता है स्टूडेंट्स। लेटर हम क्यों लिखते हैं? कन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, थ्रू लेटर्स।
लेटर हर कोई लिखता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेटर लिखने के, जैसे कि कुछ एक्सचेंज, न्यूज को कुछ किसी तरीके की कोई न्यूज को एक्सचेंज करने के लिए, किसी तरीके को इंफॉर्मेशन कन्वे करने के लिए, किसी को इनवाइट करने के लिए, किसी परमिशन लेने के लिए, किसी तरीके की कोई परमिशन, कोई चीज आपको ऑर्डर करनी है, तो मेनी रीजंस आर देयर जिसके लिए आप लेटर राइटिंग का यूज करते हैं। वी कैन ब्रॉडली क्लासिफाई ऑल लेटर्स इनटू 4 कैटेगरीज। हम बहुत सारे तरीके के लेटर्स होते हैं, लेकिन ब्रॉडली अगर हमें क्लासिफाई करना हो तो हम उन्हें 4 तरीके में, यानी कि 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। पहला देखिए, पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स, ये आपका पहला है। लेटर्स रिटन टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा, जो आप लेटर्स लिखते हैं अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, वो आपके इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं या फिर पर्सनल लेटर्स होते हैं। सेकंड देखिए, ऑफिशियल बिजनेस और फॉर्मल लेटर्स, लेटर्स रिटन टू एम्प्लॉयज, ऑफिशियल्स, बिजनेसमैन एक्सेट्रा। ऐसे लेटर्स जिनको आप फॉर्मल लेटर कहते हैं, या फिर जो आप ऑफिशियल, बिजनेस, इन सब रीजंस के लिए लिखते हैं, जो आप एम्प्लॉयज को, बिजनेसमैन को, इन सबको लिखते हैं, वो आपके फॉर्मल लेटर्स हुए। थर्ड देखिए, एप्लीकेशंस, लेटर्स रिटन टू आस्क फॉर परमिशंस और फॉर अ फेवर। एप्लीकेशंस आप तब लिखते हैं जब आप किसी तरीके की कोई परमिशन या फिर कोई फेवर लेते हैं। फोर्थ है आपका इनविटेशन, लेटर्स रिटन टू इनवाइट पीपल टू ए स्पेशल ओकेजन। इनविटेशन लेटर हम तब लिखते हैं जब हम लोगों को किसी स्पेशल ओकेजन के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये आपके कुछ 4 कैटेगरीज हैं जिनमें हम लेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ अ लेटर, लेटर में क्या क्या होता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है एक लेटर, उसके बारे में हम देखेंगे। ऑल लेटर्स हैव द फॉलोइंग 5 कंपोनेंट्स, यानी कि हर एक लेटर में 5 कंपोनेंट्स होते हैं। वो 5 कंपोनेंट्स क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। पहला है हेडिंग, दिस इंक्लूड्स द एड्रेस लाइन बाय लाइन एंड द डेट टू। इट कैन बी इंटेंडेड टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द पेज। तो हेडिंग में आप डेट और टाइम इंक्लूड करते हैं, और जो भी एड्रेस मतलब आपका हुआ वो, और ये आप राइट या लेफ्ट साइड दोनों में से कहीं पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ग्रीटिंग, इट इज इंटेंडेड टू द लेफ्ट, इट जनरली बिगिंस विथ डियर, माय डियर, रिस्पेक्टेड एक्सेट्रा। तो उसके बाद में आप ग्रीटिंग लिखते हैं। ग्रीटिंग में आप यूजुअली डियर, माय डियर, रिस्पेक्टेड एक्सेट्रा इस तरीके से आप ग्रीट करते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कि डियर तान्या, रिस्पेक्टेड सर, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। इन वेरी इनफॉर्मल लेटर्स यू कैन बिगिन विथ हाय और हेलो। कुछ ऐसे इनफॉर्मल लेटर्स जो काफी हद तक इनफॉर्मल हैं, उनमें आप हेलो, हाय से भी शुरुआत कर सकते हैं। एग्जांपल्स, हाय सीता, हेलो मनोज, ये आपके एग्जांपल्स हुए। फिर आता है आपका थर्ड कंपोनेंट विच इज बॉडी टेक्स्ट, यानी कि आपकी जो भी लेटर की जो बॉडी है, जो पूरा टेक्स्ट है आपका, वो आप लिखते हैं। दिस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मैटर ऑफ द लेटर, ये आपका मैटर का जितना भी सबसे ज्यादा जो मैटर होता है वो रखता है। इट इंक्लूड्स द मैसेज यू वांट टू सेंड, अ लेटर कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव टू से। तो इस पार्ट में आपका जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो लिखा जाता है, और ये जो पार्ट होता है वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप उसे कितना बड़ा लिखना चाहते हैं और आप क्या क्या कहना चाहते हैं। फोर्थ कंपोनेंट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। इसमें देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू वर्ड्स और अ सिंगल लाइन, इट में कंटेन वर्ड्स लाइक योर्स ट्रूली, योर बेस्ट फ्रेंड एक्सेट्रा। ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हुए। सिग्नेचर आपका फिफ्थ और लास्ट कंपोनेंट, आइए उसे देखिए। दिस इज जनरली प्लेस्ड 2 to 3 blanks lines below the complimentary clause and contains your name and designation। ये जो आपने ऊपर जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखा है, उसकी 2-3 लाइन छोड़ने के बाद में आप सिग्नेचर लिखते हैं। सिग्नेचर में मोस्टली आपका नाम और आपकी डेजिग्नेशन लिखी जाती है। तो ये आपका फॉर्मेट एक हुआ जिसके कंपोनेंट्स आपने देखे कि एक लेटर में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अब देखिए लेटर, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर अ स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर आप एक लेटर का एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एक स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट करते हुए। शुरू करते हैं। 12A हजारीबाग कॉलोनी, नया बाजार, कोलकाता, 3 October 2024। द प्रिंसिपल, न्यू इंडियन कॉलेज, कैप्टेनगंज, कोलकाता। Dear sir, I am a student of your esteemed school. I am presently studying in class
Sixth, I am a good student and the first position holder in class 5th exams. I have also brought several laurels to the school in debate and extempore speaking. Sir, I beg to say that I come from a very poor family. My father, who was a junior clerk in the water department, passed away 6 months ago. My mother is unable to work and we are living on the merge pension that my father is entitled to after the death of my father. That my mother is entitled to after the death of my father. As such, I am unable to afford the fee of the school and beg you to grant me a scholarship so that I can continue my studies. If I am not granted the scholarship, I will have to discontinue my education. I hope that my plea will be granted and I will continue to work hard to make my school proud of me. Thanking you, yours obediently, देवेंद्र शाह, क्लास 6A। तो यहाँ पर अभी आपने एक लेटर का एग्जाम्पल देखा। अब नेक्स्ट देखिए, लेटर टू अ फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ रीसेंट ट्रिप टू अ हिल स्टेशन। अब यहाँ पर आप अपने एक फ्रेंड को लेटर लिखेंगे जिसमें आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि आपकी जो अभी रीसेंट हिल स्टेशन पे जो ट्रिप थी वो कैसी रही। अब जैसे कि आपने देखा ऊपर वाला जो लेटर था स्टूडेंट्स, वो एक एप्लीकेशन थी, वो एक फॉर्मल एप्लीकेशन थी जो आपने अपने प्रिंसिपल को लिखी थी। अब ये एक इनफॉर्मल लेटर है, ये एक पर्सनल लेटर है जो आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं। तो ये आपके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। अब देखिए इसको शुरू करते हैं। 63/7B एंटम स्ट्रीट, हनुमंत नगर सेकंड, बैंगलोर, January 9, 2024. Dear Ashok, hi, how are you, my dear friend? I have not written to you since my return from Mussoorie. I know you are really eager to know all about my trip. Well, as you know, it was just a 3-day trip, yet we enjoyed it every bit. Mussoorie is justly called the Queen of Hills. It is a very pretty town. There are a lot of places to visit around the town. On the first day of our trip, we went to visit the usual tourist attractions. You have seen them all in the pictures postcard I sent you last year. I got pretty I got pretty bored watching the crowd jostling each other to look at the Kempty Falls and to stand at the bandstand. The mall was overcrowded. I then decided to take a more unconventional trip. I arranged a local guide and went for a 2 days hike in the mountains. We decided to trek to Dhanolti, which is about 36 kilometers from Mussoorie. Stay there and then got a lift on a truck for the last 12 kilometers or so. The way to Dhanolti was beautiful. It mentioned two orchards of apples and peaches. There were young children standing all around the route selling packets full of fruits freshly plucked from the orchards. Needless to say, we bought several of these and munched our way on. The truck dropped us on the truck dropped us on the highway that passes through the town. Rinaldi is really a small place. We had a variety of accommodations available, but I chose to stay in a tent pitched in the middle of an apple orchard. It was a refreshing experience. The next morning, we woke up early and decided to visit a small waterfall about 6 kilometers from the Nolti. We took horses and rode down there. After some time bathing in this delightful place, I say it is better than Kempty. We went to the highest point at the Nolti. From there, we got a panoramic view of the Doon Valley. The sight was breathtaking. By mid-afternoon, it was time to leave the serene beauty of this little visited town and return to the hustle of Mussoorie. We again partly hiked our way and partly took lifts. We reached back at Mussoorie just as our bus was getting ready to leave for Delhi. I returned to Bangalore 2 days after our Delhi trip. I have been very busy since then and could not write to you.
I am sending some pictures I took in Mussoorie and Dhanolti for you. Hope you like them. Do reply back soon. With love, your friend, Bala. तो ये आपने एक इनफॉर्मल लेटर पढ़ा जो आपने अपने फ्रेंड को लिखा था आपकी मसूरी ट्रिप के बारे में। अब देखिए इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर। अब यहाँ पर एक इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर है। DS Station Road, Bareilly, 24th August 2024. My dear Anuj, my birthday falls on the 27th of August. I am organizing a party for the occasion. I have invited all our friends and would like you too to join us in the fun. The party is at my house on 27th August from 5:30 p.m. onwards. My mother has called a magician for the day and he is going to show us some magic tricks. I am sure it is going to be a lot of fun. Please do come. I look forward to having your company. Your friend Rajat. तो यहाँ पर आपने एक इनफॉर्मल इनविटेशन लेटर देखा। अब हम एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। पहला देखिए सेक्शन आई, राइट द फॉलोइंग। Write a letter to your class teacher requesting her to grant you 2 days leave as you have to attend your cousin's wedding. अब यहाँ पर आपको अपनी टीचर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप उनसे 2 दिन की लीव मांग रहे हैं क्योंकि आपको अपने कजिन की वेडिंग अटेंड करनी है। या आपको एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी है। सेकंड देखिए, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु हैज बीन इल एंड इज इन हॉस्पिटल आस्किंग हाउ ही इज फीलिंग नाउ। तो यहाँ पर आपको एक इनफॉर्मल लेटर लिखना है जिसमें आप अपने फ्रेंड के बारे में उसका हालचाल पूछ रहे हैं क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। थर्ड देखिए, राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ द सिटी टू ब्रिंग हिज अटेंशन द नीड फॉर अ स्पीड ब्रेकर इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल। तो आप यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर लिखेंगे कमिश्नर, आपके सिटी के कमिश्नर को, जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि आप एक स्पीड ब्रेकर चाहते हैं अपने स्कूल के सामने। इस बारे में आप उनको एक लेटर लिखेंगे। फोर्थ देखिए, राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग हिम टू सेंड टू सम मनी फॉर बाइंग बुक्स। तो यहाँ पर आप अपने फादर को एक लेटर लिख रहे हैं जिसमें आप उनसे कुछ पैसे मांग रहे हैं क्योंकि आपको बुक्स खरीदनी है। तो ये लेटर सभी आप अपने आप लिखेंगे। अब देखिए ऑटोबायोग्राफी। An autobiography is the story of a person's life written by that person. ऑटोबायोग्राफी क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसी मतलब स्टोरी होती है जो एक लाइफ स्टोरी होती है और वो लाइफ स्टोरी जो लिखी गई होती है वो वही इंसान लिखता है जिसके बारे में वो स्टोरी होती है। सो आई होप आपको ऑटोबायोग्राफी का मतलब समझ में आया होगा। अब देखिए, while writing an autobiography on the given topic, you have to use your imagination and pretend to be another person, an animal or an intimate object. Use first person pronouns in an autobiography. So आप जब एक ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं तो आपको अपने आप को उस इंसान की जगह रखना होता है, चाहे आप भले अपनी ना भी लिख रहे हो, किसी और की ही लिख रहे हो, तो भी जब आप लिख रहे हैं और अगर आप उसको एक ऑटोबायोग्राफी का नाम दे रहे हैं तो आपको उस पर्सन को अपने आप को समझ के लिखना होता है। आपको एज अ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करना होता है, चाहे फिर आप किसी एनिमल के पर्सपेक्टिव से लिख रहे हो या किसी इंटीमेट ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज के हिसाब से एज अ फर्स्ट पर्सन आप उसे लिखेंगे। एग्जाम्पल, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ स्कूल बेंच। अब आप एक स्कूल बेंच की ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं, यानी कि अब आप बेंच तो नहीं बन सकते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक बेंच क्या फील करती होगी या एक बेंच के क्या व्यूज हैं वो बताने के लिए आप उसकी ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। आइए देखिए, वन सनी मॉर्निंग 15 years ago, a busy carpenter at last gave finished touch to me. The painter polished me. I was shining from top to toe and was very proud of my form and finish. I was ready to leave for my new home. That very afternoon, a huge truck pulled up at the carpenter's workshop. I was loaded in it with my 45 other friends. The driver fastened us with the stout ropes without caring for the pain he was causing us. He rode on the rough road and we all could feel the bumps. After a long, hard, and tiring journey, we reached our destinations. How happy I was to see that I had become a number, so that I had become a member of the best school in the town. We were unloaded and dumped in the lawns of the school.
I gave a sigh of relief when I was carried into the senior-most class of the school, class 12th, and was placed in the first row near the window. I had no student I had no student to be with as the school was closed for the summer vacation. I felt lonely and passed my time chatting with the other desks and enjoying the view outside. Finally, the school reopened. Two boys wanted to have me as their desk, as I was new. Teacher allotted me to a girl named Sneha. She was a very nice girl and treated me very gently and with utmost care. The next day, she brought a special sticker as a present for me. She stuck it on my left corner. This made the other desk very jealous of me. I just do not know how the whole year passed. Time came for us to part. I felt miserable and restless and kept remembering her in the term break. My next master was Mohit. He was very irresponsible. He would scribble on me, and one day he even carved out his name on me with a plate. That was the most painful experience of my life. That night I could not sleep as I was in agony and wept bitterly. I was very happy when this naughty boy was promoted. My career has been a long span of many and varied experience. Boys and girls have dragged me about, jumped and leaped on me, and even overturned me. Once in the once in the course of a classroom fight, my back was broken. I was taken to the repairing room where I was soon mended. I have met many a student and teacher, some of whom are holding respectable positions in the society. I feel very proud of them. I always wish success to all my masters.